जो भाग रहे हैं नीचे, जो उस सैलाब की जद की प्रथम पंक्ति में है, उनके बचने की संभावना तो मेरे को लगता है 0.001% भी नहीं होगी, अनलेस कि कोई वाकई कोई चमत्कार ना हो जाए। मैंने भी बहुत ग्रुप्स से बात की, उन्होंने कहा कि हम लाशों के ऊपर से भी चलकर आए, हमने ना जाने हमने क्या क्या पार किया, जो पार किया वो क्या था, वो विजुअल जितना मैसिव था, उसका जो इम्पैक्ट था वो वैसी तस्वीरें थी। तो जब मैंने देखा मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा कुछ हो गया है एंड मुझे इमीडिएटली वहां पर पहुंचना है। मुझे इसके आगे ना कुछ और सूझा नहीं। मनु जी, मैं ना ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट इस बात का ज्यादा दुख है कि मैं धरातल तक नहीं पहुंच पाई, या बीइंग अ पहाड़ी, जैसे ऐसे उन्होंने आंखों में अपना वो दुपट्टा था कुछ, वो इस तरह से दुपट्टा अपनी आंखों में रखा एंड थोड़ी देर के लिए शायद मेरा भी मतलब गला रूंध गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद मैं भी अपने भाई के लिए ऐसा ही कुछ फील करूंगी। अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करते रहे कि सर हमारा काम है जाने दिए, लेकिन ऑर्डर्स थे तो नहीं जाने दिया गया। तो सरकारी सिस्टम से आपको किस तरह के जवाब मिले कि क्यों नहीं आप को ले जा सकते हैं? आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, वहां तो सब टूट गया है, सब खत्म है, वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, आगे आगे संभव नहीं है जाना। मेरा सबसे बेस्ट योगदान मेरे स्टेट के लिए क्या हो सकता है? आई एम अ जर्नलिस्ट और मुझे रिपोर्ट करना आता है, मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैडम हमने तो कई लोगों को आगे भेजा, लेकिन अब आपको भेजते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, तो इसलिए इसलिए फिर आप समझ रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए इस बात के लिए। नमस्कार। उत्तरकाशी में धराली की आपदा को 1 हफ्ता बीत चुका है। अब तक जो प्रमुख रूप से 2 तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी जो दुनिया तक पहुंची हैं। एक 5 अगस्त के वो डरावनी वीडियोस जब धराली पर आपदा टूट पड़ी थी, और दूसरे वो वीडियो जो आपदाग्रस्त इलाके से फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा है, जिनमें हालांकि एक तीसरे तरह के वीडियोस भी थे जिनमें किसी को नायक बनाकर कथित तौर पर दुखियारों के आंसू पोंछते हुए दिखाया जा रहा था। लेकिन इन तस्वीरों के बीच ऐसा भी बहुत कुछ घट रहा था जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाया, और जैसे कि आरोप भी लग रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं करने दिया गया। और इसमें एक बड़ा बहाना बना कि कनेक्टिविटी का, मतलब जो उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाला जो हाईवे है वो जगह जगह टूटा हुआ था, तो इसलिए वहां पे पैदल गाड़ी से जा पाना संभव नहीं हो पाया। तो जो रिपोर्ट नहीं हो पाया उसी को रिपोर्ट करने गई थी दिल्ली से हमारी जर्नलिस्ट मित्र, जाने माने टीवी एंकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज बीट्स की एडिटर मीनाक्षी कंडवाल, जिन्हें आप इस वक्त मेरे दूसरे विंडो में देख रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स वैसे आप टीवी पर और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखी होंगी, लेकिन फिर भी कुछ दास्तानें अनकही रह जाती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाना जरूरी था। तो मैंने इसी मीनाक्षी से रिक्वेस्ट की कि कृपया मेरे व्यूवर्स के लिए जरा वो अनुभव शेयर कीजिए कि उन्होंने आपदा को किस तरह देखा, किस तरह जाना, किस तरह समझा। तो मीनाक्षी कंडवाल, आपका औपचारिक रूप से बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत के लिए समय निकाला। मीनाक्षी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद मनु जी, और आपके सभी दर्शकों को भी सादर नमस्कार। अच्छा, मुझे ध्यान है कि जिस दिन आपदा आई थी 5 अगस्त को, उसी दिन आप दिल्ली से निकल गई थी। रात भर आप ट्रेवल करती रही, अगले दिन आप उत्तरकाशी पहुंची, लेकिन रास्ते बंद थे तो आगे जा नहीं पाई। और आपने जहां से आपने रिपोर्ट की, ग्राउंड रिपोर्ट, वो शायद धराली से महज 65 से 70 किलोमीटर ही दूर रहा होगा। तो अफसोस रहा होगा बड़ा आपकी धराली नहीं पहुंच पाई, जो आपदा का एपी सेंटर है, जो ग्राउंड जीरो है, जहां मलबे में जिंदगियां दबी हुई हैं। क्या आपको दुख है बीच में लौट आने का, मीनाक्षी? एक्चुअली मनु जी, मैं ना ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट इस बात का ज्यादा दुख है कि मैं धरातल तक नहीं पहुंच पाई, या बीइंग अ पहाड़ी, उत्तराखंड के रहने वाले, उत्तराखंड की होने वाले की वजह से मुझे ज्यादा दुख है, या फिर अपने हिमालयन कंसर्न्स और अपने पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग जैसा फील करते हैं यहाँ पर दिल्ली में बैठते हुए, और अपनी एक सशक्त भूमिका, एक योगदान अपना देना चाहते हैं राज्य के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए, या फिर उस वजह से मुझे ज्यादा दुख था। तो मैंने अंत में ये तय किया कि लगभग ये तीनों वजह ही मिली जुली हैं, और क्योंकि इसके केंद्र में पहाड़ के प्रति जो हमारी आत्मीयता है, या जो हमारे भीतर एक पहाड़ बसता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये दुख उसकी वजह से ज्यादा था।
अब आपने जैसे बताया कि मैं सेम डे ही चलेगी, तो मैं अपने दर्शकों के साथ भी ये शेयर करना चाहूंगी। देखिए, इसमें कोई एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी कोई महानता नहीं है कि मैं किसी असाइनमेंट को कवर करने के लिए जा रही हूँ। ये हमारा काम है, इट्स माई जॉब, इट्स माई वर्क। लेकिन हाँ, क्योंकि ये आपदा आई और जैसे ही मेरे पास पहली तस्वीर मोबाइल के जरिए पहुंची, तो ये तो देखते ही समझ में आ गया था कि ये कुछ इस बार बहुत खतरनाक हो गया है। वहां पर धराली का क्या हुआ होगा, क्या नक्शे से पूरी तरह से मिट गया होगा, इस उस समय तक इतनी डिटेल सामने नहीं आई थी। लेकिन इतना जरूर था कि ये बहुत खतरनाक है और ना जाने वहां पे बसे लोगों का क्या हुआ होगा। मैंने फौरन अपने दफ्तर में फोन किया और अपने एचओडी से, अपने बॉसेस से डिस्कस करके मैं फौरन उसके बाद कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ कवर करने के लिए। और जो भी बेसिक तैयारी होती है उसके साथ हम अगले 2 घंटे, 3 बजे हमने मेरे ख्याल से डिसाइड किया कि हम जाएंगे और 5 बजे हम लोग रास्ते पर निकल चुके थे। अब उसके बाद जैसे ही हम देहरादून पहुंचे, तो देहरादून पहुंचते ही हमको नहीं, देहरादून नहीं, पहले हम वाया ऋषिकेश हम जा रहे थे। तो जो लोग उत्तराखंड के वो जानते होंगे, नटराज चौक बड़ा फेमस है वहां पर। तो हमको पहली बार नटराज चौक पर रोक दिया गया कि नहीं जी, आगे जाना अलाउड नहीं है। हमने कहा मीडिया से हैं, जर्नलिस्ट हैं, कवर करने के लिए जा रहे हैं और नेशनल मीडिया से आए हैं, और उत्तराखंड में ठीक है, मतलब इतना काम किया है कि एटलीस्ट लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये राज्य से संबंधित है। बल्कि मैं तो अपने आप को यही बोलती हूँ कि भाई हम तो लोकल हैं, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। सोचिए मनु जी, सोचिए क्या परिस्थिति है कि आप अपने राज्य में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हमको वहां पर जो लोग पीड़ित हैं, जिनका सब लुट गया, सब खत्म हो गया, जिनकी जिंदगी भी बची या नहीं बची, हमें वो कवर करने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं जी अभी आगे जाना अलाउड नहीं है। तो अब इसको इस परिस्थिति को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो ये कि नहीं जी आप प्रशासन की नहीं सुन रहे, वो तो आपकी ही जान की हिफाजत के लिए आपको कह रहा है कि वहां मत जाइए। और दूसरा नजरिया ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक पत्रकार हूं, और कम से कम ऐसे वक्त जहां पर आपदा जैसी परिस्थिति है, इमरजेंसी सिनेरियो है, वो हमारे डोमेन के इमरजेंसी सिनेरियो में आता है। जितना इंपॉर्टेंट एक पुलिस कर्मी के लिए वहां पर प्रोटेक्शन देना है, जितना इंपॉर्टेंट एक एनडीआरएफ की व्यक्ति के लिए वहां पर राहत सामग्री पहुंचाना है, जितना इंपॉर्टेंट डीएम से लेकर पूरे प्रशासनिक अमले के लिए वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको मेंटेन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक पत्रकार के लिए उस जगह की परिस्थिति को डॉक्यूमेंट करना है। हम किसी के काम में वहां कोई दखल करने नहीं जा रहे हैं। हम वहां पर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जाकर हमें किसी की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना है। हाँ, आपका नजरिया क्या है पत्रकार के काम को देखने का, सवाल इस पर है। खैर, हमें पहले वहां रोका गया, बहुत देर तक रोका गया, बारिश चलती रही। हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते रहे कि सर हमारा काम है, जाने दिए, लेकिन ऑर्डर्स थे तो नहीं जाने दिया गया। मुझे लगता है कम से कम 10-15-20 मिनट हमें वहां पर लगे। फिर काफी बातचीत के बाद फाइनली हम वहां से आगे जा पाए। फिर उसके बाद भद्रकाली मंदिर के आगे 10 मिनट हम लोग शायद और आगे बढ़े होंगे, और नरेंद्र नगर का रास्ता बस शुरू ही होने वाला था, लेकिन वहां लैंडस्लाइड, भयंकर लैंडस्लाइड हो गया, हम वहां फंस गए। और उसके बाद हम करीब 1-1.5 घंटे तक वहां पर फंसे रहे। बल्कि फिर ये हमने तय किया कि चलो इस रास्ते से वापस लौटते हैं, क्योंकि आगे भी लैंडस्लाइड है, तो अब हम देहरादून, मसूरी, चंबा होते हुए आगे जाएंगे। तो हमने फिर दूसरा रास्ता पकड़ा। इतनी भयंकर बारिश मैं आपको बता नहीं सकती, जो मैंने उत्तराखंड में रहते हुए इससे पहले नहीं देखी थी, जब मेरा वहां रहना हुआ है। बट उसके बावजूद भी हम गए, और आई एम श्योर कई और हमारे मीडिया के साथी रहे होंगे जो उसी पूरे मौसम का सामना करते हुए वहां गए। फाइनली हमने काम अपना वहां शुरू कर दिया। पहला दिन तो हमारा जो मातली और उत्तरकाशी का आखिरी पॉइंट जहां तक जाना संभव था, वहां की रिपोर्टिंग, रेस्क्यू कैसे चल रहा है, रास्ते कहाँ टूटे हुए हैं, जो पहले दिन का जो प्राइमरी रिपोर्ट था, वो सारा का सारा रिपोर्ट 6 तारीख की सुबह मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम कवर करते रहे। इनफैक्ट होटल में चेक इन वगैरह भी हमने उसके बाद किया, जहां पर भी हम थोड़ा बहुत रुकने की व्यवस्था खोज पाए। अब अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि अब हमें ये देखना था कि यहाँ का जितना भी डेवलपमेंट था वो हम सब कवर कर चुके थे, अब हमें आगे का डेवलपमेंट देखना था। तो यहाँ से आता है वो सवाल जहां पर हमें अब आगे पहुंचना था। और हमें ऐसी जानकारी मिली कि एक जर्नलिस्ट को एक्सेस मिल गया है और वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो अब इससे क्या है कि आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि एक जर्नलिस्ट को एक्सेस मिल गया है, तो चलिए इसका मतलब ठीक है, हम भी वहां पहुंच सकते हैं। अभी नहीं तो 3 घंटे बाद पहुंच सकते हैं, 4 घंटे बाद पहुंच सकते हैं। फर्स्ट हाफ में नहीं जा सकते तो सेकंड हाफ में जा सकते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। और यूजुअली मैं आपके दर्शकों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अमूमन ऐसा होता है, जैसे कभी भी इस तरह की आपदा या कवरेज होती है ना, उस टाइम मीडिया भी बड़ा आपस में एक बड़े कोऑर्डिनेटेड वे से काम करते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि एक मानवीय संकट वहां पर आन खड़ा है। जान बचाना पहली प्राथमिकता होगी प्रशासन की। तो कई बार मीडिया कर्मी आपस में तय कर लेते हैं कि चलिए जी हम ऐसा करते हैं, कैमरा टीम को लेकर नहीं जाते, सिर्फ जो रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो आपस में चले जाते हैं ताकि संख्या कम हो सके।
मतलब एक चैनल से 2 लोग जाए, उससे अच्छा ये एक चैनल से एक व्यक्ति चला जाए, तो मोटा मोटा 3 से 4 लोग या 5 लोग चले जाएं, और ऐसा कर देंगे तुम्हारा थोड़ा पोर्शन हम शूट कर देंगे, तुम थोड़ा पोर्शन हमारा शूट कर देना, ताकि जो एक मानवीय आपदा है वहां पर एक तारतम्यता, एक समन्वय बना रहे। और ऐसा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार इस तरह के संकटों में हुआ है, चाहे नेपाल में अर्थक्वेक आया हो, चाहे केदारनाथ में आपदा आई हो, वहां पर भी कितने मीडिया कर्मियों ने कई बार ऐसा होता है लोग साथ में रुकते हैं कि चलिए हम ज्यादा एरिया ना यूटिलाइज करें, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक सेटअप में हम रह लें। तो हम ये सब सोच रहे थे कि शायद ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, लेकिन वहां जाके समझ में आ गया कि आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप धराली पहुंच पाए। मैंने उस दिन, मनु जी आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 15 से 20 कॉल्स किए हैं, जिन जिन लोगों को मैं फोन कॉल कर सकती थी, जिनसे मैं हेल्प मांग सकती थी, या चाहे वो शासन के हो, चाहे वो प्रशासन के हो, चाहे वो किसी और फील्ड से जुड़े लोग हो, जिनसे इस कोई उम्मीद की गुंजाइश की हाँ ये इनके एक फोन कॉल से एक हेल्प मिल सकती है वहां पहुंचने की, जो कोई भी पत्रकार जो स्टेप उठाता ही है। बट कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और इस बीच क्योंकि आपके हाथ में माइक है, और वो माइक आपको एक ताकत देता है, वो माइक कम से कम जो पीड़ित है ना उसको ये ढाढ़स बनाता है कि इस व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति है, और ये अगर बोलेगा तो इसकी बात को सुनने वाले बहुत लोग होंगे, और सुनी जाएगी उनकी बात भी जिनके पास आवाज नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि मैडम ये देखिए ये 5 लोग हैं जिनके मैं आपको मोबाइल में फोटो दिखा रहा हूँ, ये मिल नहीं रहे हैं, 5 तारीख को हमारी 12 बजे इनसे बात हुई है, दोपहर के 1 बजे बात हुई है। मैंने मोबाइल पर लोगों के फोटोज खींच खींच के रखे उसके बाद, कि अगर मुझे धराली जाने को मिल गया तो मैं कोशिश करूंगी कि वहां पे किसी को दिखा के पूछ लूं कि जी आपने इस व्यक्ति को आखिरी बार कहीं देखा या कुछ हुआ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम जाने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं हो पाया। और मुश्किल ये थी कि या तो आप हवाई मार्ग से ही जा सकते हैं, जो शुद्ध रूप से प्रशासन के जरिए ही होगा, क्योंकि यूकाडा की सारी हेली सर्विसेज सरकार के पास उस समय थी, जो सरकारी चॉपर्स होंगे, आर्मी अपने तरीके से काम कर रही है, तो पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है वो सरकार के पास है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि जी आप जाके अपना कोई चार्टर बुक कर ले और पहुंच जाए, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि आपने बहुत जगह एफर्ट किए, बहुत लोगों से बात की, चाहे सरकारी हो या दूसरी तरह के लोग हों, तो किस तरह के आपको जवाब मिले? खासकर सरकारी सिस्टम से आपको किस तरह के जवाब मिले कि क्यों नहीं आप को ले जा सकते हैं? क्या उन्होंने दलील दी? देखिए अब ये तो ठीक नहीं होगा बताना कि कहाँ किससे बात हुई, क्या बात हुई, लेकिन क्योंकि अब जो बात ऑफ रिकॉर्ड है वो बात ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन जितनी भी बातचीत हुई उसका मोटा मोटा भाव यही था कि अभी आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ तो सब टूट गया है, सब खत्म है, वहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे, आगे आगे संभव नहीं है जाना। और अभी कुछ नहीं हो रहा है, हमने किसी जर्नलिस्ट को नहीं भेजा है, जो पहुंचा होगा वो अपने आप पहुंच गया, इस तरह के जवाब हमको मिले थे उस दौरान कि नहीं अभी तो हम रोड मार्ग दुरुस्त कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं। लेकिन कई और ऐसे लोग थे जो मेरे पास अलग से आए बात करने के लिए, इनफैक्ट शासन प्रशासन से भी, जिन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि मैडम देखिए कई लोगों को ये, मतलब 2-3 दिन जब बीत गए थे हमें कवरेज करते हुए, क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रही थी एंड पीपल वर सीइंग दैट आई एम ट्राइंग सो हार्ड। और मैंने बाद में सोशल मीडिया पे भी लिखा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि हमको एक्सेस दिया जाए। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ऐसे वक्त में, और क्या मतलब अब कोई आप वहां पर युद्ध लड़ने तो बैठ नहीं जाएंगे उस परिस्थिति में, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और हम भी देख रहे हैं कि जो लोग वहां लगे हुए हैं वो भी अपना जी जान से जुटे हुए हैं मदद करने के लिए। तो उस समय का जो एक एसेंस था वो यही कि हम भी अपनी ड्यूटी निभाना चाह रहे हैं, वो लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, और उस माहौल में किसी के काम को मुश्किल ना किया जाए, रिक्वेस्ट वाले मोड में जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो की जाए। तो हम भी आप जाते अपनी पूरी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते। तो हम जब वहां पर पहुंचे तो मुझे कई लोगों ने बाद में 2 या 3 दिन के बाद जब मेरा वापसी का सफर शुरू हो गया तो उनको पता चला होगा मैं लौट गई, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैडम हमने तो कई लोगों को आगे भेजा, लेकिन अब आपको भेजते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, तो इसलिए फिर आप समझ रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए इस बात के लिए, लेकिन तो इतना मान के चलती मीनाक्षी, हूँ। हाँ, तो अभी मैं देख रहा था कि कुछ इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि भाई कुछ चीजें छिपाई जा रही हैं, इसलिए शायद दिलचस्पी नहीं है कुछ लोगों को ले जाने में, या आपको जेन्युइन लगा कि हाँ वहाँ शायद अभी मीडिया को ले जा पाना मुश्किल है। लेकिन अगर जेन्युइन होता तो फिर किसी पर्टिकुलर आदमी को, मीडिया के आदमी को वहां पे जो एक्सेस नहीं मिलता। अगर ऐसा ही इतना ही जेन्युइन था तो क्या ऐसा कुछ आपको आभास हुआ कि शायद कुछ चीजें छिपाई जा रही हों या ढकाई जा रही हो, जैसा
आरोप लग रहा है जिस तरह के? देखिए, मुझे ये जरूर लगता है कि उस समय डे वन मतलब 5 तारीख को अगर दोपहर के समय में 1-2 बजे के समय में आपदा आई तो प्रशासनिक अमले को भी युद्ध स्तर पर आते आते थोड़ा समय तो लग ही गया होगा। और फिर उस दिन मौसम बहुत खराब था, तो ऐसे में जो हवाई सर्वे करने हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट्स लेनी है, तो उस समय तो उनका पूरा अटेंशन उस बात पर था। और जो लोकल हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं वो सब तो वहां जा ही रहे थे, और वो भी जहां तक उनके लिए जाना संभव था वहां तक गए हैं। लेकिन अगला दिन इंपॉर्टेंट था 6 तारीख का। तो ये मेरा अपना निजी विचार है कि देखिए, इस बात को मैं बखूबी समझती हूँ कि पहली प्राथमिकता जो वहां लोग फंसे हैं उनको निकालना है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और जो वहां पर राहत सामग्री पहुंचानी है वो आपको पहुंचानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर एक भी लाइफ कहीं जंगल के किसी कोने में फंसी है, किसी ऊंचाई में फंसी है जहां चारों तरफ पानी बह रहा है, तो शायद मेरे जाने से ज्यादा जरूरी वहां पर पहले उसको एयरलिफ्ट किया जाना ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है। अब यहां से आती है दूसरी बात कि क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आप अकोमोडेट कर सकते थे? क्या ये पॉसिबिलिटी थी? तो हाँ, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। अब बात, तीसरा सवाल आपका था कि क्या वहां पर कुछ छिपाया जा रहा था? देखिए मनु जी, छिप तो नहीं सकता है। मैं अभी कल लौटी हूँ, और कल भी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे पास महाराष्ट्र पुणे से फोन आया। मेरा नंबर हमारे किसी साथी ने उनको शेयर किया होगा कि मीनाक्षी जी वहां पर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो कुछ हेल्प आपकी कर देंगी। तो मेरे पास फोन आया कि जी मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो है वो गंगोत्री गई थी, हमारी उनसे आखिरी बात सुबह के 10 बजे हुई थी, और वो वहां पर शिवालिक होटल में ठहरी थी। आप जरा पता करके बता दीजिए उनका क्या है। तो आप वहां पे कुछ छिपा नहीं सकते, क्योंकि जिसका परिजन खोया होगा वो रिपोर्ट करेगा, वो रीच आउट करेगा, वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। और आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया जितना एक्टिव है, आप नहीं छिपा सकते। पत्रकार भी आप 4 दिन रोक लेंगे, 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन वो वहां पहुंचेंगे, और वहां से कहानियां निकलकर सामने आएंगी आएंगी। हाँ, ये हो सकता है। अब देखिए, आप और मैं तो पहाड़ी हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे तो पुराने जमाने में भी रहबार कैसे दिए जाते थे, कि चिट्ठी मैसेज होता था कि गांव से एक आदमी 6 घंटे के डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, और फिर वहां से किसी दूसरे को मैसेज देगा, और फिर किसी तीसरे तक मैसेज जाएगा। तो पहाड़ के लिए कोई नई बात नहीं है, ये सब हमने देखा हुआ है। तो कहानियां छुप तो नहीं पाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने उसको थोड़ा डिले कर दिया, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज छिप तो नहीं पाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन लॉस हुआ है, एक स्थान नक्शे से गायब हो गया है, और वो स्थान नक्शे से गायब हुआ है जो लोगों की मेमोरी में दर्ज है। मैं देख रही थी, लोगों ने धराली के वीडियो शेयर किए हुए कि दिसंबर में धराली ऐसा दिखता था, अक्टूबर में ऐसा दिखता था, मार्च में ऐसा दिखता था, इंस्टाग्राम से लेकर सब जगह पर। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आई थिंक आपका भी शायद जाना हुआ है धराली में, मेरे ख्याल से आपसे हाँ, बात हाँ। हो रही तो याद है ना। तो वो लोग आज हैं मौजूद जो धराली की कहानियां बताएंगे, आप नहीं रोक सकते उनको बताने से। तो चूंकि शुरुआती उसमें वहां पे रिपोर्टरों को जाने नहीं दिया गया या ले जाया नहीं गया, तो जो सरकार का प्रचार तंत्र था, उसने जैसी सूचनाएं या जैसे फोटोग्राफ्स या जैसी तस्वीर दिखाना चाहा वो सब दिखाया और फैलाया, और इमेज मेकिंग का भी काम जमकर हुआ जो है। लेकिन आप उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करी थी जहां से एयरलिफ्ट करके लोगों को लाया जा रहा था। तो इतने लोगों से आपने बात की है, दुखियारों से आप मिली हैं, उनके परिजनों से मिली हैं। तो इस आपदा की इंटेंसिटी को लेकर क्या समझ बनी आपकी, और ये कितनी बड़ी आपदा आपको लगी उनसे बात करके, और वहां पे जो चीजें हो रही थी, जो हैपनिंग्स थी, उसको देखकर, उसको महसूस करके आपको क्या फील हुआ कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है? मनोज जी, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं इस बार ना बड़ा निराश होकर लौटी हूँ। मैं इससे पहले उत्तराखंड, इससे पहले भी कई तरह की कवरेज के लिए गई हूँ, चुनाव से लेकर आपदाओं की कवरेज, यात्रा की कवरेज, डिमोनेटाइजेशन, लगभग कोई भी बड़ी घटना हुई तो पहाड़ जाना हुआ ही है कवरेज के सिलसिले में। लेकिन इस बार मैं जिस तरह से निराश होकर लौटी हूँ, वो इससे पहले निराश इसलिए नहीं कि मैं धराली नहीं पहुंच पाई। मैं नहीं पहुंची तो कोई ना कोई मेरा साथी और वहां पहुंचा ही होगा, है ना। तो ये तो बात नहीं है कि मेरे जाने से कुछ वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, या मैं कुछ बहुत अलग वहां पर ऐसा कुछ रचनात्मक रूप से मैं दिखा देती। तो वहां वो जमीन, वो धरती अपने आप बोल रही है, वो इंसिडेंट अपने आप में अपनी गवाही दे रहा है, और वहां के जो पीड़ित हैं वो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। तो किसी एक पत्रकार के वहां जाने से, ना जा पाने से सच नहीं बदलता है, सच तो वही रहेगा जो है। पर अफसोस मुझे जिस बात का है, इसमें 2 स्तर पर है ये अफसोस। पहला 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 पॉइंट ये है, संवेदनशीलता की कमी। इतना बड़ा हादसा हो गया, एक जमीन का पूरा टुकड़ा खत्म हो गया, उसका वो अस्तित्व से खत्म हो गया,
और वो भी तब जबकि 2013 की आपदा के बाद हमें ये लगा था कम से कम कि जो उत्तराखंड के लोग होंगे, क्योंकि अगर दफ्तरशाही में भी लोग बैठे हैं, हमारे बीच से निकलकर ही वहां पर लोग पहुंचे होंगे ना, हमारे ही समाजों से वो लोग निकल कर गए हैं, स्पेशली जिनका पहाड़ी बैकग्राउंड है, स्पेशली वो सारे नेता जो पहाड़ से ही आते हैं, जो इसी समाज में पले हैं, बड़े हैं। कम से कम मैं ये सोच सकती हूँ कि कोई किसी दूसरे कैडर का अफसर है, चलिए उसको यहाँ की उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो यहाँ पर यहीं के पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए व्यक्ति के भीतर होगी। लेकिन अगर हमारे लोगों के भीतर भी वो संवेदनशीलता नहीं है अपने क्षेत्र के लिए, और ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, मेरी बहुत लोगों से बात हुई और मैंने ये देखा कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ ठीक चले, अपनी नौकरी ठीक चले, अपना सिस्टम ठीक चले, हम सेफ जोन में रहें, बाकी पहाड़ जाए भाड़ में। दे डोंट केयर, दे डोंट केयर, सेंसिटिविटी नहीं है। दूसरी बात मैं अपने समाज के लिए कह रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और लोगों ने मुझे कई तरह की बातें कही, मैंने उनके भीतर नाराजगी देखी, मैंने उनके भीतर जबरदस्त आक्रोश देखा, लेकिन वो आक्रोश, वो बात, वो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और ये वो लोग हैं जिनके अपने परिजन धराली में खत्म हो गए, जिनके होटल बह गए हैं, मकान बह गए हैं, दुकान बह गई है, खेत बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, जिनका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो धराली में था वो बह गया है, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे मतलब मैं समझ नहीं पाई कि एज ए जर्नलिस्ट मैं इस सिचुएशन को किस तरह से देखूं। जिसका सब खो गया है, अगर वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसको किस बात का डर है, उसको किस बात का फियर? जिसने सब खो दिया उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं बचा ना, उसे किस बात का फियर है? लेकिन वो नहीं बोलना चाहते थे और मेरे लिए ये बात बहुत हैरानी की थी। और मुझे फिर एक टाइम के बाद एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी ये लगा कि मैं क्यों इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ। फिर मेरे लिए ये एक नॉर्मल कोई भी एक इंसिडेंट होना चाहिए, जैसा कोई मतलब पूरे देश भर में हम एक साल के पीरियड में हम कम से कम 20 चीजें कवर करने के लिए जाते होंगे, तो ये फिर उन 20 में से कोई एक इंसिडेंट होना चाहिए मेरे लिए। ये विशेष क्यों है मेरे लिए? विशेष इसीलिए कि मैं उत्तराखंड से हूँ, वहां से हूँ और वहां की चीजों से फर्क पड़ता है। लेकिन जो वहां रह रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। एंड आई एम श्योर नाराजगी उनके भीतर आज दिखाई दे रही है। होता है ना, अमूमन जनता ये कहती है कि जब आप वोट मांगने आओगे तब हम आपको जवाब देंगे। तो अगर उस समय तक, अगर लोग अभी जब वो इस हादसे में, इस दुर्घटना में, इस सैलाब के मुहाने पर खड़े होकर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, आई डोंट नो कि चुनाव तक उनके भीतर कोई नाराजगी, गुस्सा रहेगा या फिर वही जो चुनावी रैलियों में जो बातें गूंजती हैं, फिर वोट तो उन्हीं चीजों पे पड़ता है। आप जिस तरह बयां कर रही हैं, मुझे लगता है एक समाज के तौर पर ये भी एक अलग तरह की आपदा है। जिस तरह का समाज हम हैं और जिस तरह की चीजें आप बता रही हैं कि संवेदनशीलता का जो है वो दिख रहा है, मिसिंग दिख रही है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मीनाक्षी, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तरह का ये मेंटल ट्रॉमा से लोग गुजर रहे हों, तो बहुत बयान करने की स्थिति में ना हो। क्या ऐसा महसूस किया आपने? किस तरह का मेंटल ट्रॉमा तो रहा होगा लोगों में वहां पे? नहीं, देखिए क्या है ना मनु जी, जिस समय जोशीमठ का इंसिडेंट में कवर करने के लिए गई थी, जोशीमठ में लोग बहुत वोकल थे। जोशीमठ में आम लोग, महिलाएं सड़कों पर निकल रही थी। मुझे याद है मैं अकेले गई थी उस समय तो, और उस समय मेरे पास, इनफैक्ट मैं तो रैंडम एक दिन बस निकल गई, मैं कोई तैयारी के साथ नहीं गई थी वहां पर। मेरे पास ना इक्विपमेंट थे, ना प्रॉपर माइक था, ना प्रॉपर कैमरा था शूट करने के लिए, जो एक बेसिक इक्विपमेंट हम माफ कीजिए कवरेज के लिए चाहिए होते हैं, मेरे पास वो सब चीजें भी नहीं थी। लेकिन वहां का यूथ आया मेरे पास कि दीदी चलो आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लेके जाना है, देखो दीदी यहाँ पे शंकराचार्य का जो ज्योतिर्मठ है वो, उसमें देखो उसके भीतर दरार आ गई है, जो 200 साल पुराना वृक्ष है वहां पर, वो वृक्ष देखो खत्म होने को आ गया है, जड़ से निकल गया है, दीदी आपको यहाँ लेके चलते हैं। वो लोग लेकर गए उन जगहों पर दिखाने के लिए, वरना मैं इंडिविजुअली मैं कितने जोशीमठ को जानती हूँ, मैं वहां पर दूर दूर की जगहों पर तो नहीं पहुंच सकती थी ना, मुझे वहां पर पहुंचाया गया, वहां के स्थानीय लोगों ने पहुंचाया। इससे पहले मैं चमोली में जब रैणी गांव की आपदा कवर करने के लिए गई थी, वहां पर वहां के लोग आए थे वहां पर कवरेज के लिए, कवरेज में अपनी आप बीती बताने के लिए, खुद आके कि मैडम हमसे बात करो, हम बताएंगे आपको क्या हुआ उस दिन। तो मेरे पास फर्स्ट पर्सन अकाउंट थे। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि यहाँ पर जब मैंने आम लोगों के बीच देखा तो उन्हें दुख बहुत था, उन्हें तकलीफ बहुत थी, और उनको इस बात का भी फियर था कि कल को जो धराली में हुआ, अगर हम मातरी में बैठे हुए तो हमारे साथ भी हो जाएगा। रातों रात कहीं से सैलाब आ गया, कहीं पर झील फट गई, नहर फट गई और बादल फट गया, कुछ भी हो सकता है। भागीरथी नदी जी का जो अभी वेग था,
वही जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या नहीं हो जाएगा। इतने बड़े बड़े जो पहाड़ों ये पेड़ों के तने हैं वो बह के आ रहे हैं उसमें, तो कुछ भी पॉसिबल है जब आपदा के सिनेरियो में बात होती है। लेकिन स्टिल मैंने एक चीज ये महसूस की कि लोगों के अंदर वो आग नहीं थी कि हमारा क्षेत्र चला गया, हमारे जल जंगल जमीन खत्म हो गए, एक जगह से एक पूरे गांव का, एक पूरे कस्बे का अस्तित्व मिट गया हमेशा के लिए। और किसी को उस पर तकलीफ, देखिए ये तकलीफ होना कि आप अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं और आप इस लेवल पर प्रेशर क्रिएट करें अपनी सरकार पर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि वो उसके लिए जरूरी नीति निर्धारण करे लॉन्ग टर्म विजन के लिहाज से। इन दो बातों में फर्क है, इन दो बातों में फर्क है। और जो मैं बार बार ये कह रही थी कि हमें धराली जाना था, हमें उसको डॉक्यूमेंट करना था, उसका उद्देश्य भी यही था। आज भी देखिए केदारनाथ आपदा के समय में जो रिपोर्टिंग हुई है उसका रेफरेंस लिया जाता है, उन वीडियोस को निकाल के लाया जाता है, उनका रेफरेंस लिया जाता है फॉर फर्दर प्लानिंग या डेवलपमेंट के लिए जो ब्लूप्रिंट बनता है और सारी चीजें कि अच्छा उस समय क्या हुआ था, हमने उस समय क्या पाया क्या खोया, वो सब एनालिसिस होते हैं। बट धराली के मामले में वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, या अगर अब होगा भी तो बहुत लेट होगा। तो धराली के मामले में अब तक हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए था। लेकिन जब आप 5 अगस्त को आपने जब पहली बार पहला वीडियो देखा धराली का, तो वो जो पहला रिएक्शन था और आपका वो क्या था, और आपको क्या लगा कि मैं वहां जाके क्या करूंगी, क्या मतलब एकदम दिमाग में चीजें दौड़ रही होंगी कि मुझे, क्योंकि आप पहले भी आपदा कवर कर चुके हैं, जोशीमठ की आपदा की आपकी बड़ी चर्चा हुई जो आपने कवरेज की, रैनी तपोवन में जो आपने कवरेज की वो उसकी चर्चा हुई। तो जब 5 तारीख को आपने पहली बार जब आपने वीडियो देखा कि ऊपर से पूरा जो है सैलाब आ रहा है, एक कस्बे को, दहाली बाजार को अपने निगल रहा है, तो किस तरह का क्या रिएक्शन था आपका, क्या सोचा आपने उस समय? एक्चुअली मैं क्योंकि ऑलरेडी एक सफर से जस्ट लौटी थी उस समय, मैं 3-4 दिन ट्रैवल कर रही थी और उससे एक रात पहले ही लौटी थी। और जैसे ही उस दिन मैं सवेरे थोड़ा देर से सोकर उठी क्योंकि काफ़ी दिन से ट्रैवल चल रहा था और काफ़ी थकान थी। तो जैसे ही मैं सवेरे उठी तो अराउंड मेरे ख्याल से 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास या 1:30 2 बजे। हम्म। बुलेटिन था। हाँ, 2 बजे के बुलेटिन में शायद मैंने कहीं पर वो जब सोशल मीडिया पे क्लिप्स आने लगे, तो उस समय देखा और मतलब मुझे देखते ही पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये केदारनाथ जैसा कुछ हो गया है, जैसा केदारनाथ के समय हुआ था। क्योंकि वो विजुअल जितना मैसिव था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो वैसी तस्वीरें थी। तो जब मैंने देखा मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा कुछ हो गया है एंड मुझे इमीडिएटली वहां पर पहुंचना है। मुझे इसके आगे ना कुछ और सूझा नहीं कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर देंगे या हमारे वहां चले जाने से कुछ हो जाएगा, लेकिन शायद ये मोर ऑफ अ आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैं जो कह रही थी ना कि मुझे सबसे बेस्ट करना क्या आता है, मेरा सबसे बेस्ट योगदान मेरे स्टेट के लिए क्या हो सकता है। आई एम अ जर्नलिस्ट और मुझे रिपोर्ट करना आता है, मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ और रिपोर्ट करने में मैं जो सबसे बेहतर कर सकती हूँ और वहां जो हो गया उसकी जरूरत है। सिर्फ ये एक थॉट मेरे दिमाग में था और मुझे ये था कि नो मैटर व्हाट मुझे वहां पहुंचना है। उसके आगे बल्कि जब दफ्तर में जो मेरे साथ स्टाफ मतलब बाकी टीम के लोग भी थे, तो बहुत देर तक ये हम लोग चिंतन करते रहे कि क्या हम रात को देहरादून या ऋषिकेश में हॉल्ट लेंगे या हम पूरी रात सफर करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, पत्थर गिर रहे हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, कहीं आप ही रास्ते में कहीं फंस गए, फिर आपके ड्राइवर कितने मतलब मजबूत है उस तरह के रूट पर और ऐसी परिस्थिति में ड्राइव करने को लेकर। तो चैलेंजेस उस हिसाब से थे काफी और हमें ये तय करना था कि हम रात को रुकेंगे या चलेंगे। बट फिर कलेक्टिवली सारी टीम ने, मतलब हम 2 टीम्स निकली थी और कलेक्टिवली फिर दोनों ने ये तय किया कि नहीं हम पूरी रात चलेंगे और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, नॉन स्टॉप ट्रैवल करेंगे। तो उस समय बस ये था कि हमें पहुंचना है वहां पर, हमें पहुंचना है और हमें रिपोर्ट करना है। और इतनी बड़ी एक ही आप उस समय तक तो ये दिमाग में नहीं था कि हम कोई पॉलिसी प्लानिंग पर चर्चा कर देंगे या हम कोई हिमालय की चुनौतियां दिखा देंगे या उत्तराखंड में तबाही बार बार जो आ रही है उसके पीछे के कारणों का विश्लेषण, ये सब नहीं था दिमाग में। दिमाग में सिर्फ ये था कि जहां सब तबाही आई है, जहां लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है, अपना अस्तित्व खो दिया है, वहां पहुंचना है। उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। थॉट बस ये था कि वहां पहुंचना है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं शायद शॉक्ड भी नहीं थी, क्योंकि शायद हमें आदत हो गई है उत्तराखंड में ये सब देखने की। मुझे अफसोस वो है जो कि वो जो नया वर्ड चलता है ना, नया टर्म, न्यू नॉर्मल टाइप का। हाँ आई थिंक मतलब ये बड़ा शर्मनाक है ये कहना, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कहते हुए, लेकिन हाँ शायद ये न्यू नॉर्म, ये उत्तराखंड के लिए न्यू नॉर्मल। और जो जो बात मैं आपको अभी कह रही थी ना कि
लोगों के भीतर भी मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि बहुत ज्यादा वो इसको लेकर आक्रोशित हैं या वहां पर ऑफ रिकॉर्ड बातें कह रहे हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है। शायद उनके लिए भी न्यू नॉर्मल हो गया है कि पहाड़ तो टूटते ही हैं, नदियां तो भर भरा कर बहती ही हैं, उनके साथ सैलाब भी आता ही है, और जिंदगी शायद इतनी सस्ती हो गई है कि आपको ये लगता है कि अच्छा ठीक है 20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, ठीक है, फिर आप 6 दिन बाद भूल जाए। एक गांव के रूप में उस गांव के आसपास के लोग कुछ समय के लिए उदास हो जाएंगे, बातें कर लेंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं तो कुछ देर का वो जो एक वायरल जो चलता है मोमेंट, वो वायरल मोमेंट चलेगा, उसके बाद सब लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लौट जाती है, नोबडी केयर्स। तो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली मौत एक नंबर है, एक आंकड़ा है, वो जिंदगी नहीं है। उसको इस नजर से नहीं देखा जाता कि एक भी जिंदगी अगर हम बचा सकेंगे तो हम बचा देंगे, वो फंडा ही नहीं है वहां पर। और हालांकि ये जी पूरे देश की बात। हाँ, लेकिन पहाड़ की नियति है, मतलब जब हमारे यहाँ कुछ आपदाएं आती हैं तभी हम हमारी बात होती है या हमारी चर्चा होती है। वो कुछ दिन का है, क्योंकि 2013 में भी तभी बात हुई थी, तभी चर्चा हुई थी, तभी बड़े बड़े फैसले हुए थे कि साहब नदी के 200 मीटर के इर्द गिर्द कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम चीजों पे उनकी जो है रिव्यू करने की बात हुई थी, बड़ी चीजें हुई थी। तो 12 साल में फिर कुछ हुआ तो है नहीं या अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की कुछ बात हुई थी, बड़ी सारी चीजें हुई थी। तो चूंकि सरकार ने जिसने नियम बनाए उसी ने तोड़ दिया, उसने जो है वहां पे पार्किंग वगैरह बनानी शुरू कर दी चमोली में और उधर। तो वो न्यू नॉर्मल सरकार को भी लग गया है कि ये बहुत न्यू नॉर्मल है, तो सब चीजें वैसी होने लगी हैं। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो हमारे ही लोगों का हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा ही इलाका जा रहा है, हमारे ही लोग दब रहे हैं। अब आप देखिए कि 13 में भी वहां पे आपदा आई थी, तब भी सबक नहीं लिया गया। हालांकि एक ये कहना कि भाई नदी के मुहाने पे आपने क्यों कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन वो जो लोगों की स्थानीय रोजगार की जो जरूरतें होती हैं, जो इकोनॉमी उनकी चलती है कि भाई यात्रा रूट है, वहां पे आपने जो है कुछ काम धंधा चल रहा है तो उन्होंने भी बना दिया तो चल पड़ा है। तो मैं ये समझना चाह रहा था मीनाक्षी, एक तो ये मलाल है कि आप धराली नहीं जा पाई, उसके अलावा क्या एक दूसरा आपने बताया कि पहाड़ के समाज को आपने अलग तरह से देखा यहाँ पे कि भाई किस तरह की संवेदनशीलता नहीं रही और कोऑपरेटिव नहीं थे इस वाले आपदा के समय लोग वहां पे। और कुछ मलाल रह गया कि बहुत चीजें मुझे कहनी थी, बहुत चीजें बतानी थी इस आपदा के जरिए, वो नहीं हो पाई, या आपको लगा कि नहीं जहां पे जितना संभव था वो कर चुके हैं हम वहां पे। देखिए मतलब अगर मैं आपको इस लिहाज से कहूँ कि एक जर्नलिस्ट के रूप में जो बेस्ट पॉसिबल मैं वहाँ पे रिपोर्ट कर सकती थी, वो मैंने रिपोर्ट किया, और वो काफ़ी लोगों के बीच में वो रिपोर्ट्स पहुँची भी हैं, टीवी के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी। लेकिन उससे अलग मुझे ये चीज़ एक ज़रूर लगती है कि शायद अगर मैं धराली पहुँची होती तो मैं अपने कैमरे पर और अपनी रिपोर्ट के ज़रिए शायद धराली की जो धराली का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन धराली की जो आत्मा जिसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, या धराली की वो आत्मा जिसको अपने आखिरी, जो हम कहते हैं ना कि आखिरी आपको जो आपके लास्ट राइट्स होते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में तो ये माना जाता है ना कि लास्ट राइट्स जब तक नहीं होते तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता या उसको अपनी सदगति प्राप्त नहीं होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धराली की आत्मा को शायद हम कैमरे पर ला सकते थे, और ये कैमरे पर लाना, इस शब्द को हमारे दर्शक बहुत ही एक सतही या शैलो शब्द ना समझें। उसका उद्देश्य यही है कि धराली की जो बात थी, या जो उसका जो गला घुट गया उस आपदा में, शायद कोशिश होती उस दर्द को बाहर लाने की, कोशिश ये होती कि वो दस्तावेज दर्ज हो। वो दस्तावेज इसलिए दर्ज हो कि कल को अगर कभी कोई इन्हीं आपदाओं पर बात हो, या वो लोग जो धराली में ही दफन हो गए, जिनका अब आगे कुछ पता नहीं चलेगा, वो लौटे, खो गए। आपको पता है बड़ा अजीब सी बात है मनु, ये कि जब हम जिंदगी और मौत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हमने जो वो वीडियो देखा जिसमें लोग भाग रहे हैं, उन्हीं को अगर आप गिन लेंगे तो 20 लोग तो वही होंगे, कम से कम 20-21 लोग जिनको लोगों ने गोला लगाकर गिना है उस वीडियो में। और मरने वालों का आंकड़ा हमें इनिशियल 3 दिन 4 दिन तक भी नहीं मिल पाया था। तो ये तो वो लोग हैं ना, मतलब आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी बॉडी मिलेगी या उनका डीएनए पहचान होगा, क्या होगा जिससे हम कोई नंबर को, वो लोग तो दिख ही रहे हैं ना कि उनके बचने की
कोई करिश्मा ही होगा शायद तभी बच पाएंगे, अदरवाइज जो भाग रहे हैं नीचे, जो उस सैलाब की जद की प्रथम पंक्ति में है, उनके बचने की संभावना तो मेरे को लगता है 0.001% भी नहीं होगी, अनलेस कि कोई वाकई कोई चमत्कार ना हो जाए। तो उसके बाद भी हमारे पास मौत का नंबर नहीं है, मौत का आंकड़ा नहीं है। मिसिंग, ये मिसिंग वर्ड जो है ना, ये बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपको ये पता हो कि या तो हमारा अपना बच गया या वो मर गया, तो कम से कम आपको ना एक क्लोज, एक क्या कहते हैं हम, कि हमें एक चैप्टर क्लोज करना है या हमें एक चैप्टर खोलना है, आपको एक वो मिल जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि हाँ जी ये हो गया, अब ये हो गया, अब इसके आगे बताइए क्या करना है। लेकिन वो जो मिसिंग वर्ड है ना, वो मिसिंग वर्ड वो हमेशा एक ऐसा ब्रैकेट बन रह जाता है जो वैक्यूम है, और उसको आप किसी चीज से नहीं भर सकते। जिस माँ का बेटा खो गया, जिस माँ की बात अपने बेटे से दोपहर के 12:30 बजे हुई होगी, जो वहां काम कर रहा होगा कि हाँ माँ मैं शाम तक लौटूंगा, या चलो मैं कल सवेरे आता हूँ, जिसने ये कहा होगा, उसकी माँ के लिए तो वो अगला सवेरा ही कभी नहीं आएगा जिंदगी का। कभी आएगा वो यही सोच रही कि हाँ वो ये कह के गया था, वो ये कह के गया था, और लाश तो मिली नहीं है, तो कैसे मान लूं कि वो मर गया है। वो आपका एक वीडियो, आपने एक विक्टिम से, उसकी बहन से एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ था कि वहां पे आपने एक किसी लड़की से बात कर रहे थे, तो वो जो वो बता रही थी किस तरह, मतलब वो किस तरह के अपने भीतर के उफानों को थाम पाई, हालांकि वो निकल ही आए उसके, लेकिन उसको देखना बड़ा कष्टकारी था। वो जो लड़की आपने जिसके जिसके साथ आपने मैं 1-to-1 किया उससे जब बातचीत। बात कर रही थी, तो मैं सवाल पूछ रही थी क्योंकि मुझे ये जानना था कि ये वहां जा तो रही हैं, लेकिन इनको क्या कहा गया है, मतलब उनको हेलीकॉप्टर में, उस वो जो यंग लड़की थी उसको हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जाया जा रहा था। अब मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि उनको उनको धराली के ऊपर कुछ दिखाया जाएगा या हर्ष, क्योंकि कैंप तो हर्षिल में था जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया है। तो मैं ये मान के चल रही थी कि इनको क्या कहा गया है, मतलब इनको ये बताया गया है कि आपको वहां जाके कोई पहचान करनी है, क्योंकि अगर वहां पर जीवित व्यक्ति है तो उसको तो अल्टीमेटली यही मातली में ही लाया जाना था। तो इन्हें कहा क्या गया, मैं ये समझना चाह रही थी। लेकिन अब जो उनकी सिचुएशन है उसमें मैं ये तो रैंडम उनसे नहीं पूछ सकती थी कि आप क्या स्टेटस है अभी, मतलब आपके भाई को लेकर प्रशासन ने क्या जानकारी आपको दी है। तो वो अपनी कहानी बता रही थी, और उनसे ना सवाल पूछते, मतलब मुझे ना उनकी आंखों में एक उम्मीद भी दिख रही थी, और उम्मीद के साथ में ना एक वो डर दिख रहा था उसकी आंखों में कि कहीं कुछ हो 90 ना गया हो। कि क्या सुनने को मिलेगा। जैसे वो है ना कि आपको अंदाजा है कि ये हो गया है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है कि ये हो गया है, और मुझे वो दिख रहा था उनके भीतर, ये दो इमोशन मुझे साथ में दिख रहे थे। और जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी तो वो मुझे इस वे में एक्सप्लेन कर रही थी कि नहीं मैं जा रही हूँ, मैं लेके आ जाऊंगी उसे, वो मुझे ये एक्सप्लेन कर रही थी, बट डीप विद इन हर शी वॉज नोइंग दैट शी इज नॉट गोइंग टू फाइंड हर ब्रदर, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग। या जैसे ऐसे उन्होंने आंखों में अपना वो दुपट्टा था कुछ, वो इस तरह से दुपट्टा अपनी आंखों में रखा, एंड थोड़ी देर के लिए शायद मेरा भी मतलब गला रूंध गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद मैं भी अपने भाई के लिए ऐसा ही कुछ फील करूंगी अगर ऐसा कुछ होगा, या पता नहीं वो तो अपने आप को इतना काम एंड कंपोज्ड रख के कैसे बात कर रही थी कि बैग भी टांगा हुआ है, चल भी रही है, साथ में मीडिया को भी इन्फॉर्म कर रही है और प्रशासन से भी डिस्कशन कर रही है। मुझे लगता है शायद वो क्षण एक ऐसा क्षण होता है कि जहां पर ना आपके अंदर अलग से एक शक्ति होती है जो आपको उस पूरे के पूरे संकट काल से पार करवा रही होती है। हमें खुद नहीं पता चलता कि हम बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं अंदर से। तो वो इमोशन, अगर मैं उस लड़की को उस पूरे धराली आपदा का चेहरा मान लूं, जैसे हम देखते हैं ना किसी आपदा का एक चेहरा, एक तस्वीर होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जैसे रघुराय की खींची हुई तस्वीर है जहां पर जमीन के भीतर से जस्ट वो आंखें दिखाई दे रही है एक बच्चे की जिसको दफन किया गया है। तो अगर मैं इस लड़की को धराली हादसे का चेहरा मान लूं, तो ये सिर्फ एक केस स्टडी है मनु जी, ये सिर्फ एक केस स्टडी है। बाकी आप सोचिए जिन लोगों को आपने शायद वहां से आते सुना होगा, वो कोई गुजरात के तीर्थयात्री हैं, कोई महाराष्ट्र के तीर्थयात्री है, कोई केरला के तीर्थयात्री है। मैंने भी बहुत ग्रुप्स से बात की, उन्होंने कहा कि हम लाशों के ऊपर से भी चलकर आए, हमने न जाने हमने क्या क्या पार किया, जो पार किया वो क्या था। और उस पूरे समय में मैं ये सिर्फ ये सोच रही थी कि चलिए ये एक ग्रुप था जो बाहर से आया था, जिनके पास एक बेसिक बैग था जिसमें कपड़े ही रहे होंगे, या चलो मानो पैसे रहे होंगे, मोबाइल फोन रहा होगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर खो भी गई तो दोबारा मिल जाएंगी, अगर आप सही सलामत हो, अगर आपके दोनों हाथ दोनों पैर शरीर ठीक है, तो आप सब कुछ दोबारा बना लोगे।
लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ना, जिनका वहाँ घर था या जिनकी वहाँ दुकान थी या जिनका वहाँ पर होटल था, जिन्होंने लोन लेकर होटल बना रखा था, क्योंकि गवर्नमेंट होम स्टेज के लिए अब सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करती है, तो जिन्होंने वो सब सब्सिडीज लेकर, वो सब हेल्प लेकर वहाँ पर एक सेटअप क्रिएट किए हुए थे, जिनकी रोजी रोटी थी, जिनका पूरा संसार वहाँ पर था, वो जिंदगी अब जीरो से शुरू करेंगे। और उसमें उन्होंने अपने किसी को खो भी दिया है, किसी ब्लड रिलेशन को। तो उनका जो दर्द है वो दर्द नहीं आ पाया। मुझे इस बात का अफसोस है। तो वो दर्द नहीं आ पाया जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और जिनके अपने उनको ढूंढ रहे हैं और वो पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। तो बहुत मतलब ये त्रासदी जो है कई स्तर की त्रासदी है। एक तो वो है जो उस दिन हुई 5 तारीख को, उसके बाद जो त्रासदियां हैं वो अलग अलग रूपों में, जैसे एक मीनाक्षी ने एक किरदार बताया वो लड़की, तो ये अलग अलग रूपों में वो त्रासदी सामने आई है। तो आखिरी सवाल मैं मीनाक्षी आपसे ये समझना चाह रहा था कि आपने रैनी तपोवन से लेके जोशीमठ की जो आपदा वो कवर की, आप यहाँ कवर करने पहुंची, कुछ आधा अधूरा जितना हो पाया वो हो पाया। पहाड़ को ये जो आप, और लगातार जब भी आप, चूंकि आप मीडिया कर्मी हैं और लगातार जब भी हमारे यहाँ से वीडियोस आते हैं खबर बनती है कि पहाड़ गिर गया, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तो एक आपदाओं को लेके कि आपको क्या वो लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे पहाड़ में, मतलब क्या हो रहा है, क्या समझ बनी आपको कि ये क्या चल रहा है? और आपने महसूस किया होगा शायद कुछ वर्षों से कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ी है इस तरह की आपदाओं की। तो एक जर्नलिस्ट के होने के नाते, एक पहाड़ी होने के नाते, एक ऑब्जर्वर होने के नाते आपको क्या लगा कि ये पहाड़ के साथ क्या हो रहा है? देखिए, मैं बात एक जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर होने के नाते ही कहूंगी, क्योंकि पहाड़ी होने के नाते कहूंगी तो लोग कहेंगे कि इसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो इमोशन को साइड रखते हैं। जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर होने के नाते ही कहती हूँ। जो लोग वहां से, जैसे मैं हमेशा ना बड़ी तुलना करती हूँ। तुलना मतलब, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने काफी ट्रैवल किया है, तो नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में जब मैं उत्तराखंड को देखती हूँ तो मुझे हम्म। नॉर्थ ईस्ट में बसावट दिखती है, बजाय कि नॉर्थ ईस्ट को सुविधाएं मिलने में, इंफ्रा मिलने में कितना समय लगती है, वहां पर कितने बैकवर्ड एरियाज है, वो सबको अगर उस लिहाज से आप देखें। लेकिन वहां के लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े, घर बार नहीं छोड़े, वहां के लोग वहां से उस तरह से पलायन नहीं हुए जैसे हमारे यहाँ से पलायन हुआ है। वो भी तब जबकि उत्तराखंड तो फिर भी एक ऐसे स्थान पर बसता है जहां से दिल्ली नजदीक है, जहां से बाकी इलाके नजदीक है। मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में ये बात कह रही हूँ। कश्मीर में लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े हैं, हिमाचल में लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े हैं। इवन अगर आप बहुत ज्यादा वैसे आदिवासी एरियाज में भी चले जाएंगे, जो जो हमारे मैदानी इलाके हैं दूसरे राज्यों के, तो आदिवासी एरियाज में, जंगलों में भी आपको वो बसावट दिखाई देगी, जहाँ पे ठीक है वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरा, लेकिन एक स्तर पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चीजें बची रहें, मेंटेन रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उत्तराखंड में ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो इसमें एक लेवल पर तो देखिए जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर भी आएगी, जो वहाँ का समाज है। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे इस बात से खफा भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी नाराजगी को सर आंखों पे स्वीकार करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रही हूँ कि हमारे लोग अपने राज्य, अपनी जमीन, अपने जंगल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया, कि जो पॉलिसीज बन रही हैं हमारी, या जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या जो भी डेवलपमेंट थियोरीज आ रही हैं, उसके केंद्र में पहाड़ के प्रति संवेदनशीलता, या उसके केंद्र में ये बात नहीं है कि हम जिस लेवल पर ये प्रोजेक्ट जितनी गहराई में लेकर जा रहे हैं उसके रेपरकशंस क्या होंगे। उसमें फौरी योजना, फौरी सुविधा तो उसके केंद्र में है कि जी देखिए इतनी बड़ी रेल लाइन बिक जाएगी, इतनी बड़ी सुरंग बिक जाएगी, इतना बड़ा ब्रिज बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा और वो होने का इम्पैक्ट क्या आएगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कुछ दिन पहले जैसे हमने खबर देखी थी, केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्रालय जो है सुरंग केदारनाथ के नीचे बनाने, केदारनाथ की तरफ बनाने की योजना बना रहा है, जिससे कि आपका मेरे ख्याल से कुछ 11 किलोमीटर का शायद सफर कम हो जाएगा, और 12 महीने, अगर मैं शायद फैक्चुअली गलत ना कर रही हूँ तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और 12 महीने फिर जो है आपको केदारनाथ जी का एक्सेस मिलेगा, और 2 रास्ते हो जाएंगे मंदिर जाने के लिए, ये सूचना मिली। अब केदारनाथ में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है अभी, जो लोग वहां जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा इस साल की यात्रा की जो तस्वीरें आई थी, लोग कह रहे हैं कि अरे बद इंतजामी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लोग नहीं समझ पा रहे कि लोग क्या, सिस्टम, सरकार ही नहीं समझ पा रही कि इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए वो क्षेत्र नहीं है।
वो इंफ्रा आप कितने वादे कर लीजिए कि हम ये इंफ्रा दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, पर वो जो स्थान है वो वहां पर वो भीड़ के लिए नहीं है, वो मैसिव भीड़ के लिए नहीं है वो जगह। आप मैसिव भीड़ अयोध्या में देख सकते हैं, उज्जैन में देख सकते हैं, प्रयागराज में देख सकते हैं, प्लेन एरिया है, लेकिन हिमालय में 12,000-13,000 फीट की ऊंचाई पर वहां पर आप मेला नहीं लगा सकते, वहां पर जाकर आप आतिशबाजी करके दिवाली नहीं मना सकते, वहां न्यू ईयर की पार्टी नहीं हो सकती, वहां डीजे नहीं बज सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्राउड वहां पर जा रहा है इन सुविधाओं के नाम पर, क्योंकि यात्रा सुगम बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसकी वजह से जो चीजें यहाँ पर हो रही है, हर जगह क्या हो रहा है जी, हमको ऑल वेदर रोड बनाना है, हमको ये प्रोजेक्ट बना देना है, इससे यहाँ पे इतना रोजगार आ जाएगा, ये यहाँ की गांव की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो किस चीज के कॉस्ट पर हो रहा है। देखिए मैं कोई इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एज ए ऑब्जर्वर ये बातें बता रही हूँ आपको। आपने जोशीमठ, लोग जोशीमठ के लिए भी बोलते हैं ना कि जी वो तो मलबे के ऊपर ही बसा हुआ है। अभी धराली के बारे में कहा जा रहा है कि धराली पर अब दूसरा धराली नहीं बसाया जाएगा, वहां से लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। पर क्या गारंटी है इस बात की मनु जी, आपका और मेरा जीवन काल हो सकता है अगले 25 साल 30 साल हो, 40 साल बाद वहां दूसरा धराली नहीं बच जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। और 40 साल तो मैं बहुत आगे की बात कह रही हूँ। अभी जब वहां पर थोड़ा परिस्थितियां ठीक लगने लगेंगी, या लगेगा कि चलो आप यहाँ पर पहले वहां पे 4 टेंट डल जाएंगे, फिर 4 टेंट के बाद में थोड़े से 2-4 और अस्थायी स्ट्रक्चर आ जाएंगे, फिर वहां पर नदी के नजदीक कैंपिंग कराने वाले आ जाएंगे, फिर वहां पर कुछ और फास्ट फूड चेन बन जाएगी, फिर वहां पर कुछ होम स्टे आ जाएंगे। ये सब ऐसे ही चलता है, इसी तरह से बनता है वहां पर। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी के दिमाग में ये बात है कि हम कहाँ किस जगह पर क्या बना रहे हैं। तो ये अब सोचना पड़ेगा। और मुझे तो कोई उम्मीद वैसे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इससे पहले कम से कम 3 इंसिडेंट्स जो कवर कर चुकी हूँ। ये सारी बातें जो मैं आपसे आज कर रही हूँ, ये सारी बातें उस समय भी हुई हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं। और इसीलिए जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस बार मुझे लौटते हुए निराशा हुई उत्तराखंड से, जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी, उसके पीछे का मुख्य कारण यही था। तो वो जो धराली में जो कमर्शियल एक्टिविटीज नदी के मुहाने पे या मलबे के ऊपर जो आप बसा सकते हैं, जो बसासत है, वो दूसरे पहाड़ के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की चीजें हैं। और जब देश के सबसे बड़े शख्स जब ये कहते हैं कि हम यहाँ पे 12 माह से पर्यटन शुरू करना चाहते हैं, हमारा संकल्प है, तो उससे क्या होता है कि नीचे लेवल तक मैसेज पहुंचता है। और एक कमर्शियल एक्टिविटीज एक अच्छी उम्मीद में कुछ सपनों के साथ की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, वो एक अपने आप में वो चलने लगता है। तो वही आपने जो बताया कि हिमालय में आप मेला नहीं लगा सकते, हिमालय की वैसे अपनी मर्यादाएं होती हैं। मैंने अभी एक स्टोरी लिखी थी, एक मुझे नंदा राज जाट की पुरानी कहानी है कि राजा जो है हिमालय को रौंदता हुआ आया था उस यात्रा में, और एक ऐसा तूफान आया कि सारी सेना वहां दब गई। और जो रूपकुंड जो है वहां पे, वहां जो हड्डियां हैं, ऐसा हमारी लोक कथाएं बताती हैं कि उस राजा की सेना की हैं। तो हिमालय की मर्यादाएं लांघने का, उनका उल्लंघन करने का, हिमालयी लोक जीवन के जो नियम कायदे हैं उनको तोड़ने का अंजाम तो बहुत बुरा होता ही है। ये साबित हो चुका है और लगातार चीजें दिख भी रही हैं हमें। तो मीनाक्षी, आपने बहुत डिटेल में चीजें समझाई, जो अनकही कहानियां थी जो आ नहीं पाई, जो चीजें ऐसी थी जो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तो आपका बहुत धन्यवाद। और बहुत वही जी। मैं और यहाँ पर कहना चाहती हूँ, और हम्म। ये मैं अपने सारे मीडिया के साथियों के लिए कहना चाहती हूँ। अमूमन होता ये है कि मीडिया को बहुत बैशिंग मिलती है, सब जगह से बहुत सारे मतलब ताने सुनने को मिलते हैं, हम लोग हमेशा पंचिंग बैग वाले एंड पर रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक स्तर पर शायद थोड़ा सा हमें खुला दिल उनके लिए भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मीडिया के साथी हमारे कवरेज कर रहे थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई मैं विशेष रूप से दिल्ली से वहां सफर कर रही थी, सभी लोग जो दिल्ली से आए या नोएडा से आए वो उसी बरसात और उसी टूटे हुए रास्तों का, उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हुए पहुंचे जैसे भी पहुंचे। और खाना खाने से लेकर पानी पीने की सुध तक किसी को नहीं थी, कोई जूते उतार के चल रहा है, कोई चप्पल उतार के चल रहा है, कोई अपना जो इक्विपमेंट है अपने कंधे पे टांग के चल रहा है, क्योंकि वहां पे आपको कोई हेल्प तो ऐसे मिलने नहीं वाली कि कोई आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जो लोग रास्ते पार करके गए वो भी गए किसी तरह से, नदियों को पार करके, मतलब लाइफ रिस्क है, अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे। और
ये हमारा काम है। मैं इसके लिए किसी तरह के लिहाज की या जनता से किसी फूलों के हार की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। तो मीनाक्षी गंडवाल, ये बहुत अनकहे चीजें, ये इसकी आपदा के कई पहलू आपने सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी गंडवाल, आपका धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों